हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और इंग्लिश पढ़ना है अपन, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, एग्ज़ाम पास में है, लेकिन एक मेन टॉपिक है जो अपन अब चेक करेंगे, कैसे काम करता है, कितने मार्क्स कैरी करेगा, क्या इंपॉर्टेंस है, याद सब देखेंगे। और आज की क्लास काफ़ी डिटेल्ड होगी। मैंने 115 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। कितने, डरना नहीं है, बहुत आसान है, सॉल्व करके देखेंगे सारे, ठीक है। 1 1 मार्क के, 2 2 मार्क्स के आपके जो फर्स्ट सेक्शन होता है एग्जाम का, उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, सेंटेंस की मिस्टेक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी जगह क्या करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? गुड। जनरली 30 मार्क्स का पोर्शन होता है ये, ठीक है। अब इसमें सब कुछ कवर होता है, आपका सारा ग्रामर का बेसिक्स कवर होता है। कौन कौन से कवर होंगे? आपके आर्टिकल्स होंगे, डिटरमाइनर्स होंगे, मोडेल्स होंगे, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ठीक है। मॉडिफायर्स हो गए, ये जितनी भी जो मैंने अभी कहानियों के नाम बोले हैं ना, ये सारे आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसमें मिस्टेक्स किस टाइप की आती हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इंग्लिश के एक सिंपल सेंटेंस में कई कई तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं। किस टाइप की मिस्टेक्स हो सकती हैं? आप टेंसेस में कंफ्यूजन कर सकते हैं। ये अपन गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन को गलत क्वेश्चन दिया है, उसमें अपन को पता लगाना है कि गलती क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन क्वेश्चंस में द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। मैं आपको बताती हूँ पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 आया है और यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द given sentences and write the correct forms, ठीक है। ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनमें जो गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करो, यानी कि उनका पता लगाओ और फिर उनको सही लिखो। यही है। ये आपके 10 मार्क्स के होंगे, है ना। और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देंगे, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस होंगे। तो पर सेंटेंस 5 मार्क्स का हो गया। 1 मार्क आपका आइडेंटिफाई करने का, मिस्टेक को बताने का कि क्या मिस्टेक है, और दूसरा मार्क आपका उस मिस्टेक की जगह उसको सही करने का, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस देते हैं। ये सेंटेंस है, ठीक है। शी गो टू स्कूल एवरी डे। अभी सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? ये मिस्टेक है ना। अभी मिस्टेक क्यों है मैं भी बताती हूँ, लेकिन अब मैंने अगर ये बता दिया, जैसे जो नीचे 4 लाइनें खाली मिलती है ना एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया कि ठीक है, द मिस्टेक इज वर्ब में वर्ब शुड हैव es एडेड इन द एंड। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है? शी आपकी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन थर्ड पर्सन। सिंगुलर तो आई भी होगा, मैं रोज स्कूल जाती हूँ या मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये भी सिंगल है, लेकिन आई के साथ में गो आ जाएगा थर्ड पर्सन, और इसलिए सिंगुलर में तो गो प्लस ई एस तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन हो, किसी ऐसे की बात हो, है ना, जो खुद नहीं है, किसी और के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर थर्ड पर्सन है, शी जो है वो थर्ड पर्सन है, कोई और है जिनकी बात हो रही है। तो 1 मार्क तो आपको ये कहानी लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और दूसरा मार्क जो है आपका वो किस चीज के लिए मिलेगा? आपको 1 नंबर और मिलेगा, वो किस चीज के लिए मिलेगा? सही आंसर लिखने के लिए। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गो को आपने गोज कर दिया, समझ में आ गया, है ना। बाकी की चीज सही है, प्रॉब्लम यहाँ है। ये 2 मार्क्स की चीज और ये 2 मार्क्स का ही आता है। 3 क्वेश्चंस आएंगे 2 2 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 1 मार्क का अगर आएगा तो हो सकता है सिर्फ आइडेंटिफाई द मिस्टेक पूछे, और हो सकता है टिपिकल बनाने की कोशिश अगर कर रहे हैं आरपीएससी जो आपका पेपर है वो, तो वो हो सकता है 1 मार्क में इन दोनों को पूछ लें तो हाफ मार्क हो जाएगा।
ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका ये होता है। आपको पहले बतानी है मिस्टेक क्या है और फिर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत तरीके की मिस्टेक्स हो सकते हैं। एक, आपके टेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आई एम गोज, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एम कब आता है? जब कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस का। टेंसेस की क्लास देखी है मैंने दी थी, टेंसेस की क्लास लगाई थी, टेंसेस की क्लास देखी थी आप लोगों ने। उसमें मैंने एक टेबल दी थी और उस टेबल में मैंने मेंशन किया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है या जो मेन वर्ब होती है वो कौन से टेंस में किस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जब मैं लिखती हूँ आई एम, एम सिर्फ आई के साथ आता है, एम शी एस वी दे ही हर इसके साथ नहीं आता, सिर्फ आई के साथ होता है, ठीक है। हाँ, हम खुद अपने आप के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एम जो है वो आई के साथ लगेगा और एम का आइडेंटिफिकेशन कॉन्टिन्यूस है, तो अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो गोज नहीं होगा, गो के साथ में आईएनजी का फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो आपके टेंसेस में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, आर्टिकल्स गलत हो सकते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और दी। आर्टिकल्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, है ना। ए एन दी और कब लगते हैं, ए एन द कब लगते हैं, और कौन सी साउंड के साथ में कौन सा आर्टिकल लगता है, स्पेसिफिक आर्टिकल होगा, अनस्पेसिफिक आर्टिकल होगा, ठीक है। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपके 2016 का जो 2013 का जो पेपर था ना, उसमें 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल पे आए थे, ठीक है। डिटरमाइनर क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की पोजीशन या उसकी ओनरशिप या उसका प्लेसमेंट बताते हैं, जैसे दैट, दिस, हिज, है ना, आवर, देयर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बता रहे हैं या उसकी ओनरशिप, पोजेसिवनेस बता रहे हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके गलत डिटरमाइनर यूज हो सकता है, ठीक है। पोजेसिव डिटरमाइनर जो होते हैं वो गलत, जनरली वो ही गलत देखे गए हैं, वो सब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। वर्ब का टाइप पूछेंगे। अब ये जो अपन ने सॉल्व किया अभी अभी यहाँ पर, कहाँ गया? ओके, शी गोज टू स्कूल एवरीडे, ये वाला, ये वर्ब के टाइप में आता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ब में मिस्टेक निकाली है ना। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ में कैसे प्लेस हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आया है। समझ में आया? सेंटेंस का लॉजिक चेक कर सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो गलत है या सही है वो चेक कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एफर्मेटिव डायरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। कोई भी कॉमन सेंटेंस है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी सेंटेंस को ब्रेक किया जा सकता है और पार्ट्स में, और तो भी यही रूल फॉलो हो रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है अनलेस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आएगी और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, है ना, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। ऐसे ही होता है, ये अपन कर चुके हैं, है ना, ठीक है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटेंस का लॉजिक, है ना। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस 6 तरीके के होते हैं, बताया था मैंने। प्रोनाउंस क्लास ली है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है मेरी। नाउंस और प्रोनाउंस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो प्रोनाउंस में ही, शी, इट, दे, देयर, देम, आई, वी, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के प्रोनाउंस होते हैं लेकिन प्रोनाउंस होते हैं। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। ऑक्सिलरी एरर्स, ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी कहते हैं इस चीज को, हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने पहले क्या एग्जांपल दिया था? आई एम गोइंग, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। ऑब्जेक्ट मिसिंग कैसे है? ऑब्जेक्ट मिसिंग कैसे है? कहाँ जा रहे हो? ये जो पोर्शन है ना, वेयर, जो क्वेश्चन में वेयर का आंसर लगाएगा वो पॉइंट मिसिंग है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग टू गो टू द जिम। तो ये जो बाकी का सेंटेंस है कि आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, कहाँ, वो जो कहाँ वाला पोर्शन है जो सेंटेंस में मेंशन नहीं है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होना कंपलसरी नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं,
ठीक है, तो यहाँ पर अब सेंटेंस में ये जो वर्ड है इसको ऑक्सिलरी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ऑक्सिलरी होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओके चलो, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ऑक्सिलरी होता है। हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक जो होती है वो आपकी पूछी जा सकती है, जैसे अपन ने अभी पहले देखा था आई एम, नहीं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यहाँ देखते हैं, ये सेंटेंस है रीटा वॉज लर्न टू ड्राइव अ कार। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि लर्नड पास्ट फॉर्म है वर्ब का, ये तो अपन जानते हैं। वर्ब क्या है? लर्न, और यहाँ पर क्या हो रहा है? पास्ट फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस क्या है? पास्ट में है। तो अगर सिंपल सेंटेंस अगर पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? नहीं होगी। तो रीटा हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगी। रीटा लर्न टू ड्राइव अ कार, ठीक है। तो रीटा ने गाड़ी चलाना सीखा, जाना या समझा, ठीक है। लर्न यूजेज पर डिपेंड करता है, यहाँ पर सीखने के लिए है, ठीक है। और देखते हैं रीटा की, अब इसको अगर अपन को परफेक्ट टेंस बनाना है, जैसे मान लीजिए इसको अपन को, सॉरी, इसको अपन को पास्ट परफेक्ट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं अपन? रीटा हैड लर्नड, ठीक है। अब ये आगे की कहानी आपकी वैसे की वैसे आ जाएगी। जो लर्न है ये पास्ट के फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब पास्ट की फॉर्म लेता है, और परफेक्ट टेंस में क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब हैड होता है सिंगल में, ठीक है। समझ में आ गया? ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको ऑक्सिलरी एरर बोलते हैं। यहाँ पर वॉज लगा देने से ऑक्सिलरी गलती हो गई। क्वेश्चन में मेंशन करेंगे आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द सेंटेंस एंड मेक इट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट अगर है तो आपको हैड लगाना है, मेक इट इनटू अ सिंपल पास्ट टेंस, तो फिर आपको वॉज हटा देना है, हैड वैड नहीं लगाना है, आपको सिंपल रीटा लर्न टू ड्राइव अ कार आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आ गया, क्योंकि ये डायरेक्ट टेंसेस में से आया है, ठीक है। ये टेंसेस वाली इशू होते हैं इसमें। मिसिंग पंक्चुएशंस, पंक्चुएशंस किनको कहते हैं? कॉमा को कहते हैं, फुल स्टॉप को कहते हैं, सेमी कोलन को कहते हैं, कोलन को कहते हैं, हाइफन को कहते हैं, स्लैश को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क को कहते हैं। ये जो साइन आपको देखने को मिलते हैं ना सेंटेंसेस में, इनको पंक्चुएशन कहते हैं। इनको यूज करने का तरीका भी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं आप मन करेगा अपन को अपन फुल स्टॉप लगा देना है, पीरियड, नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। हर पंक्चुएशन को यूज करने के पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है, वो अगर गलत है वो आपके क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फिर से रिपीट करा रही हूँ क्योंकि यही है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर को फाउंडेशन देने का तरीका, ठीक है। आपके एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस नाम से पता चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस होगा, बीच में नॉट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होएगा, फिर सब्जेक्ट पे जाएगा, फिर मेन वर्ब पे जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट पे जाएगा और क्वेश्चन मार्क से खत्म होएगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपके फैक्ट्स शेयरिंग होते हैं और इनका स्ट्रक्चर एफर्मेटिव जैसा ही होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेशन, कोई भी एक्सक्लेमेशन वर्ड आएगा, जैसे वाव हो गया, अलास हो गया, है ना, ओ नो, ओ गॉड, माय गुडनेस, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं इनके बाद में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा और उसके बाद में पूरा सेंटेंस होगा जिसका स्ट्रक्चर सेम यही वाला होगा, एफर्मेटिव वाला, और इन दी एंड यू विल सी अ फुल स्टॉप, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में नॉट होगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब होगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यही तरीका होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, है ना। इसको ध्यान में रखना है, ये मैंने सबसे पहले इसीलिए बता दिया क्योंकि इसके बेसिस पे अब अपन पूरी क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 115 क्वेश्चंस के लिए तैयार? मैं तो तैयार। चलो देखते हैं क्या है सेंटेंस फॉर्मेशन में। ये सबसे पहला पॉइंट है अपना सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में ऑलवेज आई गो टू द मार्केट ऑन संडे। अब ये सेंटेंस जो है इसमें
टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है क्योंकि ये एक हैबिट की बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब देखते हैं? जब अपन एवरीडे हैबिट या फिर एक रेगुलर इंटरवल में होने वाला रोज का एक काम, या फिर हर 2 दिन में एक काम, हर 10 दिन में एक काम, हर साल होने वाला एक काम, आपकी इंटरवल रेगुलर होनी चाहिए। अगर ऐसा फॉलो होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, राइट। ऑलवेज आई गो टू द मार्केट। अब इसमें ये जो ऑलवेज वर्ड है ना, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई गो टू द मार्केट। गो आपकी वर्ब हो गई, ठीक है ना। टू द मार्केट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये वर्ड मिसिंग है ऑलवेज। इसका क्या करना है? ऑलवेज आपका यहाँ पे क्या बताता है? विशेषता बता रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी स्ट्रिक्टनेस बता रहा है, विशेषता है। विशेषण कहाँ आएगा? इधर आएगा, ठीक है। लिखें इसको, आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडे, ठीक है। आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडे। अब यहां पर आपने ऑलवेज बीच में लगा के ये बता दिया कि आपका एडजेक्टिव क्या है, आपकी विशेषण कहाँ लग रही है। विशेषण किस चीज के लिए? इसके लिए, वर्ब के लिए लगाते हैं ना। विशेषता किस चीज की बताता है? कोई भी विशेषण जो होता है विशेषता किस चीज की बताता है? क्रिया की बता रहा है क्या? ठीक है। आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडे। शी टू स्कूल एवरीडे गोज। अब ये सारे वर्ड जो हैं वो सेंटेंस के लिए सही हैं, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। देखें, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है ना। अब आपकी वर्ब आएगी। आपकी वर्ब लास्ट में क्यों है? लास्ट में वर्ब कहाँ होती है? हिंदी के सेंटेंस में होती है। इंग्लिश के सेंटेंस में कहाँ होती है? वर्ब आपकी शुरू में होती है। तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे। सही है, समझ में आ रहा है? अभी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें और क्लासिफिकेशंस होते हैं। वर्ब में क्या आएंगी? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। नॉट के सेंटेंस में बीच में नॉट आ जाएगा। विशेषण कहाँ आता है? क्रिया से पहले आता है। क्यों? ये सेंटेंसेस चल रहे हैं, है ना। ओके, वी एट माई ब्रदर वेरी मच क्रिकेट लाइक्स। माई ब्रदर ये आपका सब्जेक्ट है ना। लाइक्स आपका वर्ब है। लाइक्स क्रिकेट आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में वर्ब बात कर रहा है। वेरी मच जो है आपका एंड में आ जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट वेरी मच। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। वी एट 7 PM डिनर एट yesterday। वी आपका सब्जेक्ट है, एट आपकी वर्ब है। वी एट डिनर एट 7 PM yesterday। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इज रेनिंग इट आउटसाइड नाउ। थैंक यू, आपने क्वेश्चन मार्क लगा के ये बता दिया कि इसको क्वेश्चन के फॉर्म में रखना है, ठीक है। इसका पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस भी बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है तो हमें इसको इंटररोगेटिव सेंटेंस ही रखना है। इंटररोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। इज इट सब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। इज इट रेनिंग ये आपकी मेन वर्ब आ गई, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आ गया? इज इट रेनिंग आउटसाइड नाउ। पांचों सॉल्व हो गए। ये आपकी प्रॉब्लम सेंटेंस फॉर्मेशन की थी, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल एरर, वर्ड ग्रामेटिकल एरर नहीं था, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। सब्जेक्ट के साथ में कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगेगी और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इन तीनों वर्ड्स को एक साथ देखते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट गिवन है उसके साथ में कौन सी वर्ब लगेगी और क्यों, यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है। फालतू 1 घंटे की क्लास लेने से बढ़िया यही समझ ले, ठीक है। चलो, शी के साथ में गो नहीं आएगा, गोज आएगा। अभी अपन ने देखा था फर्स्ट में, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। दे प्लूरल है तो वॉज सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल वाली आएगी। दे वर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। WERE। वॉज कब आता है? जब ही, शी या आई होगा। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड क्योंकि मैं सिंगुलर हूँ, ठीक है। शी वॉज प्लेइंग आउटसाइड, शी सिंगुलर है। ही वॉज प्लेइंग आउटसाइड, ही सिंगुलर है। द डॉग वॉज प्लेइंग आउटसाइड, डॉग सिंगल है।
अगर मैं इनको प्लूरल बनाती हूँ, दे वर प्लेइंग आउटसाइड, है ना, तो प्लूरल हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ आपको, शी एंड आई वर, ये सेंटेंस भी सही है। शी एंड आई वर प्लेइंग आउटसाइड, ये वर आई के लिए नहीं आ रहा है, शी और आई दो लोगों के लिए आ रहा है, यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए वर आ जाएगा। ठीक है, शी एंड आई वर, अगर ये सेंटेंस आपको दिखता है तो ये सेंटेंस सही है, इसको वॉज मत कर देना। ठीक है, उसके बाद में है ही एट डिनर एट 8 PM। ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब, सॉरी बेस वर्ब प्लस ES, है ना, या फिर S। तो ही EATS डिनर एट 8 PM। समझ आ गया, इजी है, इजी चल रहा है ना। मुझे कमेंट्स में बताना जरूर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं एग्जैक्टली उसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है सेंटेंस करेक्शन में, या फिर मिस्टेक्स निकालने में, या फिर फॉर्म सही करने में, टेंस सही करने में, तो फिर एग्जाम वाले दिन गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली। ठीक है, इसके बाद में अपन थोड़े से सीनियर टॉपिक्स में चलेंगे, प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, मैं फिर से कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कराऊंगी, वहां पर फिर मैं बार बार ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट डजंट मेक सेंस। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे अभी बताना, ठीक है ना, राइट नाउ। ओके, चलो समझ में आ गया। ही ईट्स डिनर एट 8 PM। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वर्ब जो होगी VERB, वर्ब जो होगी वो बेस फॉर्म में यूज होगी, प्लस उसके आगे ES या फिर S लगेगा। अब ये वर्ब क्यों फॉर्म चेंज करती है, वर्ब की क्लास लूंगी उसमें बताऊंगी, लेकिन ये चीज आपकी चेंज नहीं होगी। ये रूल आपका इंग्लिश का फाउंडेशन है, ये रूल चेंज नहीं होता है। ठीक है, वी इंजॉयज द मूवी, वी जो है वो प्लूरल है, तो फिर इंजॉय का S नहीं आएगा, अभी बताया मैंने, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट भी ट्रू है। वेरी गुड। इट डोंट लुक गुड, डू जो है, डू नॉट जो है वो प्लूरल के लिए होता है। सिंगुलर क्या होता है डू का, इट डज नॉट लुक गुड। ठीक है, डज समझ में आ गया, डू के साथ में ES जोड़ दिया क्योंकि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है। इजी चल रहा है अभी तक। चलो, तीसरी प्रॉब्लम अपनी है टेंसेस में, वर्ब की फॉर्म। टेंस क्या होता है, काल, और काल कौन बताता है, वर्ब का लिखने का तरीका। वर्ब पास्ट में हो रही है तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब फ्यूचर में हो रही है तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। कई बार वर्ब खुद चेंज नहीं होती, वो हेल्पिंग वर्ब की मदद लेती है। हेल्पिंग वर्ब की शक्ल देख के अपन को पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा टेंस का फॉर्म है। ठीक है, तो टेंस का मतलब है कि हम वर्ब के ऊपर नजर डालेंगे। ठीक है, शी वॉक टू स्कूल एवरी डे, सेम इशू चल रहा है ना। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है, क्योंकि ये एक हैबिट की बात कर रहा है। ये रोज होने वाली हैबिट है। हैबिट रोज होगी तो वॉक की जगह शी वॉक्स आएगा। अभी बात करी थोड़ी देर पहले, 2 ही मिनट पहले। ठीक है, चलो उसके बाद में दे इज प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। ही येस्टरडे, कल रात की बात है, तो वर्ब क्या होगी, अपना पास्ट का फॉर्म लेगी, तो यहां पर आएगा 8, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, शी वॉक्स। ओके, येस्टरडे कल रात की बात है, जो बीत गया कल, यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की अगर बात होगी तो वर्ब जो है वो पास्ट का फॉर्म ले लेगी। आई वॉज राइट अ लेटर व्हेन यू कॉल्ड, वॉज कॉन्टिन्यूअस बताएगा, है ना, समय चल रहा है, वो काम उस समय हो रहा है, तब वॉज आता है। तो राइट किस फॉर्म में आएगा, WRIT प्लस ING। आई हैव नो आइडिया कि आज बोर्ड इतने नाटक क्यों कर रहा है, बीच बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बट कोई बात नहीं, वी मेक डू विद व्हाट वी हैव। ATE समझ में आ गया, राइट के साथ में ING की फॉर्म आ जाएगी। वी गोज टू द पार्क टुमारो, टुमारो आने वाली कल की बात है, आने वाला कल क्या होगा, फ्यूचर। फ्यूचर को कैसे लिखते हैं, वी विल गो टू द पार्क टुमारो। समझ में आ गई, विल गो। इजी चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके आर्टिकल्स में प्रॉब्लम है। आर्टिकल्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, आर्टिकल्स की मैंने 1 घंटे की क्लास ली हुई है, आपको मिलेगी मेरे ही इस पे
इंग्लिश के सेक्शन में। डिएगो इज एन स्पेनिश नेम। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं दिएगो। मैं बताती हूँ। मैं स्कूल में थी 11th क्लास में, तो हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम आया था, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि फॉरेन के जो स्कूल्स है ना, उनसे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ हमारे स्कूल में आने वाले थे। स्कूल में जो भी लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके घर पे रहने वाले थे, और यहाँ के स्टूडेंट्स उन स्कूलों में, उन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके घर पे रहने वाले थे। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरे पास में एक इजराइल की लड़की आई थी। शी वॉज रियली इंटेलिजेंट। उनका नाम था येल। ठीक है, इनके भाई का नाम दिएगो था। तो अभी मैंने तो कुछ दिन पहले बात करी थी, तो मेरे को ये नाम याद था। दैट इज सच अ वियर्ड थिंग टू शेयर। मैंने फालतू ही बात बता दी। एनीवे, तो दिएगो जो है वो स्पेनिश नेम है। स्पेनिश का फर्स्ट लेटर क्या है? एस। एस क्या होता है? कॉन्सोनेंट। और ये कौन सी साउंड बना रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड बनाएगा तो एन नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? दिएगो इज अ स्पेनिश नेम। ठीक है, चलो। शी इज एन ऑनेस्ट टीचर। कॉन्सोनेंट लेटर लेकिन साउंड ऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है, इसलिए एन यहाँ पर सही है। दी माउंट एवरेस्ट इज दी हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब ये वाला द सही है क्योंकि एक स्पेसिफिक एक ही हो सकता है उस पोजीशन पे, है ना। अपन ने लिस्ट वाले देखे थे आर्टिकल्स में कि लिस्ट कैसे निकालते हैं, और द वर्ल्ड भी दुनिया में एक ही वर्ल्ड है। अब टेक्निकली दुनिया में माउंट एवरेस्ट भी एक ही है, एक ही है, बहुत सारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर द लिखो चाहे ना लिखो, दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट खुद, जब सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट खुद आर्टिकल्स को ओन करने की जरूरत नहीं महसूस करता है। ठीक है, सब्जेक्ट को खुद को हमें आर्टिकल से डिनोट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप द माउंट एवरेस्ट लिखते हैं तो भी सही है, अगर सिर्फ माउंट एवरेस्ट लिखते हैं तो भी सही है। ठीक है, चलो नई चीज बताई ना। वी स्टेड एट एन होटल बाय द बीच। होटल, होटल नहीं होता है, एच साइलेंट नहीं है, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट ही साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आपका ए लगेगा। ठीक है, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड में एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। इजी, चलो। रॉन्ग प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनके अंदर रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं? जैसे द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। सब्जेक्ट क्या है आपका? कैट, है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सोफा। एक्टिविटी क्या हो रही है? स्लीपिंग, आपकी वर्ब है ना। ऐसे वर्ड्स जो आपकी वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हैं। बिल्ली सो रही है, कहाँ सो रही है? सोफा पर। तो वो जो पर है ना, किस चीज के ऊपर सो रही है ना, वो यहाँ पर ऑन है। इस ऑन का काम प्रेपोजिशन कहलाना है। नामों से नहीं डरना है, हमें सिर्फ ग्रामर का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, एग्जाम बहुत पास में है, नामों के ऊपर अपन जाएंगे ही नहीं। कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि इस वर्ड को क्या कहेंगे, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ये सब क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होता है? आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो वर्ब रिलेशन है, सॉरी, आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो वर्ब है उसका रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, शी इज गुड इन प्लेइंग चेस, है ना। खेल अंदर नहीं खेलते हैं, खेल खेलना जो होता है ना, वो एट आता है ना। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी एट को ही फॉलो करते हैं। स्पोर्ट्स जो होते हैं वो भी एट को ही फॉलो करते हैं। आपके जो इंडोर गेम्स होते हैं वो भी एट को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ही अपोलोजाइज्ड, विद नहीं आएगा। विद का मतलब होता है साथ, है ना, साथ नहीं है। देर से आने के लिए फॉर, ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, है ना। देर से आने के लिए सॉरी बोल रहे हैं वो, देर से आने के साथ सॉरी नहीं बोल रहे हैं वो। ठीक है ना, साथ कौन है? कोई लेट वाला कोई बंदा थोड़ी है जिसके साथ में वो लेट हो गए हैं, उसके लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, दे वर गोइंग टू द एयरपोर्ट। टू का मतलब होता है वो जगह, वहां, है ना। तो अगर एयरपोर्ट जा रहे होते, रास्ते में होते तो टू ठीक था, लेकिन अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो फिर टू नहीं आएगा। एयरपोर्ट पहुंच चुके, एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं, इसलिए एट, है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, सीखने में इंटरेस्टेड हूं, मैं इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हूं।
इन आएगा। वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट टुमारो। अब मैं आपको बताती हूँ, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस सही है ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मान लेते हैं, ठीक है, किस्मत अच्छी है, अपनी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर मान लेते हैं कि ये सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या निकालेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट टुमारो। इसको लिखते हैं वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट टुमारो, ठीक है। डिस्कस प्रोजेक्ट, ये ऑलरेडी नोन है कि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, या प्रोजेक्ट के बारे में अपन का डिस्कशन होगा। तो इंग्लिश में अगर आपने ऑलरेडी वर्ब मेंशन कर दी है, जो पहले ही काम करना जो है उसको एस्टेब्लिश कर रहा है, तो आपको अबाउट की जरूरत नहीं है। डिस्कस करना अपने आप में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सेपरेट प्रेपोजिशन जो रिलेशन एस्टेब्लिश करे उसकी जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस आता है तो ये सही है, लेकिन अगर ये सेंटेंस इस कैटेगरी में आता है कि इसमें से मिस्टेक निकालो और सही सेंटेंस लिखो, तो आपको लिखना है वी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट टुमारो। अबाउट अपन खा जाएंगे, ठीक है, आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज अबाउट खा जाएंगे। समझ में आ गया प्रेपोजिशंस की प्रॉब्लम्स? ओके, नेक्स्ट देखते हैं पंक्चुएशंस। लेट्स ईट ग्रामा, दादी जी को खा लो, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। अगर यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं होगा तो इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि आपने अपनी दादी को खा लिया या फिर आपने अपनी दादी को खाने का प्लान बना रखा है, ठीक है। ऐसा तो अपन करेंगे नहीं, वी आर नॉट कैनिबल्स। अपन क्या लिखेंगे इसको, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, फुल स्टॉप, ठीक है ना। लेट्स ईट अपने आप में एक सेंटेंस हो गया है, चलो खाते हैं, और ग्रैंडमा यहाँ पर कॉमा के बाद में अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपनी दादी जी को बोल रही हूँ कि चलो दादी जी अपन खाना खाते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अब ये व्हाट्स जो है ना, WHAT अपोस्ट्रोफी S, योर नेम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है, अपोस्ट्रोफी मिस कर रहा है, ठीक है, तो मैंने अपोस्ट्रोफी भी लगा दिया। अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो इसका क्या निकलता है, व्हाट इज निकलता है, ठीक है, सही है। शी सेड आई एम कमिंग सून। अब ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को लिखने का तरीका क्या होता है, शी सेड कॉमा कोट्स आई एम कमिंग सून, अब कोट्स बंद और फिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं भूलना है, फुल स्टॉप भूलते ही आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। आपको पंक्चुएशंस हमेशा ध्यान रखने हैं। वाओ दैट इज अमेजिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो फिर वाओ के बाद में क्या होगा, WOW, वाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज अमेजिंग, ठीक है, फुल स्टॉप। वाओ के बाद में एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब है कि नया सेंटेंस शुरू होगा, नया सेंटेंस शुरू होगा तो दैट का टी जो होगा कैपिटल होगा, दैट इज अमेजिंग, फुल स्टॉप, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट। अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन है, कैसे है, IT', इट इज, इट्स को यहाँ पर इट इज लिखेंगे, अच्छा दिन है, आज अच्छा दिन है। इट का यहाँ पर हिंदी में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, कॉमा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कॉमा, और फिर उसके बाद में लिखेंगे इज isn't it। अब ये isn't लिखने का तरीका क्या होता है, ISN', इसको अगर अपन खोलेंगे तो क्या निकलेगा, IS is not it। समझ में आ गया है ना। ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तरीके होते हैं लिखने के, शॉर्ट तरीका। एक दिन एक क्लास अपन एब्रिविएशन की लेंगे, शॉर्ट क्लास लेंगे, लेकिन ये सब मैं कवर करूंगी उनमें, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल डे कॉमा इजंट इट क्वेश्चन मार्क। आज काफी अच्छा दिन है ना, तो वो जो मैंने लास्ट में है ना बोला है ना, वो इजंट इट है, ठीक है। चलो ये 5वां टॉपिक हो गया अपना प्रेपोजिशंस वाला, और पंक्चुएशंस वाले अपना 6 टॉपिक हो गया, ठीक है। 7 टॉपिक देखते हैं। सिमिलर वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। लिए मेरी क्लास है ना, उसमें मैंने बहुत अच्छी खासी लिस्ट प्रोवाइड करी है आपको, एक वर्कशीट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे उसमें वर्कशीट मिलेगी उस क्लास में। दे आर गोइंग टू द मार्केट, देयर का मतलब होता है उनका, यहाँ अपन को क्या लिखना है, वे लोग मार्केट जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे', RE। प्लीज ब्रिंग योर बुक टुमारो,
इसको खोलते हैं तो क्या आता है यू आर, और यहाँ पर अपन को क्या लिखना है अपनी, अपनी किताब, तुम्हारी पोजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा प्लीज ब्रिंग योर पोजेशन, ठीक है ना, पोजेसिव नाउन प्रोनाउन। शी हैज 2 cats and 1 dog, इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही होता है जो इस वर्ड का होता है TWO। TWO को क्या मतलब होता है नंबर 2, ठीक है ना। शी हैज 2 cats, तो यहाँ पर आएगा TWO। 2 का मतलब होता है भी, इस 2 का मतलब होता है भी, उसके पास भी बिल्लियां है। शी टू हैज cats, ठीक है ना, उसके पास भी बिल्लियां हैं। यहाँ पर अपन 2 नंबर वाले की नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कुत्ता है तो 2 बिल्लियों की बात हो रही होगी, ये लॉजिक वाली बात है, ठीक है। आई कैन हियर द बर्ड्स ओवर देयर, THERE, ये आपकी पोजीशन बता रहे हैं, और वो क्या है पोजेशन बता रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा है। यू आर द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, ये मिस्टेक यहाँ पर थी, और यहाँ पर YOURE, इसको खोलेंगे तो क्या निकलेगा YOUR, यू आर द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, तुम ही हो जो मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो योर यहाँ पर पोजेशन है, जबकि अपन को क्या करना है तुम हो को बोलना है, ठीक है। इजी चल रहा है। 8th पे चलते हैं। आपके मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो मुझे हिंदी में क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता, हिंदी में कोई कैटेगरी ऐसी होती भी है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में क्या यूज होता है इनका मैं बताती हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी पोजीशन एक ही सेंटेंस में मल्टीपल जगहों पे हो सकती है, और उनकी पोजीशन से सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन इनकी सेंटेंस के सही होने से इनका मतलब खराब हो रहा है। शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू स्कूल एवरी डे, वो लगभग अपने बच्चों को रोजाना स्कूल छोड़ती थी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ड्रोव, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका क्या निकालना है, शी ड्रोव हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, वो लगभग रोजाना। अब ये जो लगभग रोजाना है ना, यहाँ एवरी डे के लिए होगा, और इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑलमोस्ट की पोजीशन ये नहीं होगी, है ना। ऑलमोस्ट क्या है आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब इनकी कैटेगरी में है आपकी, ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना आपकी मेन वर्ब है, ऑलमोस्ट इन दोनों में से ही नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद में ऑलमोस्ट का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। शी ड्रोव हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। अब समझ में आ गया ऑलमोस्ट कहाँ गया और क्यों, है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इन वर्ड्स ये ऑलमोस्ट यहाँ पर भी टेक्निकली सही है, वो लगभग ड्राइव करती थी, यानी कि अगर यहाँ पर अगर अपन इस ड्राइव के आगे ऑलमोस्ट को छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो लगभग उनको ड्राइव करके ले जाती थी गाड़ी से या जैसे भी, लेकिन कभी कभी हो सकता है वो उनको पैदल भी स्कूल ले जाती हो, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट का मतलब दूसरा है और वहां पर ऑलमोस्ट का मतलब टिपिकली डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। ये हो सकता है ना समझ में आए मॉडिफायर्स, मुझे बताना कमेंट्स में मॉडिफायर समझ में आया या नहीं, और डिटेल में ले लेंगे अपन, पर मॉडिफायर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। चलो, द मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग इन अ ब्लू जैकेट। अब ये जो ब्लू जैकेट है अगर ये लास्ट में है तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये अजीब है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लू जैकेट यहाँ लिखेंगे तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस डॉग ने ब्लू जैकेट पहनी हुई है। लोग अपने पेट्स को कपड़े पहनाते हैं, मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने भी ये काम किया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में हम मैन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वह व्यक्ति अपने कुत्ते को घुमाने ले गया। कौन व्यक्ति? जिसने नीले रंग की जैकेट पहनी है। तो अगर व्यक्ति के ऊपर अपन को नीले रंग की जैकेट पहनानी है तो फिर वो डॉग के बाद में नहीं होगी, वो व्यक्ति के बाद में होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? The man in a blue jacket, excuse me, in a blue jacket was walking his dog. ठीक है, the man in a blue jacket was walking his dog. ये आपका आंसर बन जाएगा। Excuse me, I saw a bird on the way to the window. On the way to the window. खिड़की तक जाने के रास्ते में मैंने एक चिड़िया देखी। इस सेंटेंस का मतलब ये है। क्या मतलब है? ऑन द वे टू द विंडो मतलब खिड़की तक जाने का जो रास्ता है ना, जब मैं उस रास्ते पर जा रही थी खिड़की तक जाने के लिए तो मैंने एक चिड़िया देखी। लेकिन ये सेंटेंस मीनिंग सही नहीं है। मैंने चिड़िया कब देखी? ये कब देखी अपन ने? आई सॉ अ बर्ड एट द विंडो, या फिर ऑन द विंडो
while I was on my way, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, जब मैं रास्ते में था तो मैंने चिड़िया खिड़की पे देखी, on the way, comma, I saw a bird at the window at, ठीक है, समझ में आ गया है ना, चिड़िया की प्लेसमेंट। रनिंग क्विकली फिनिश द लाइन वॉज क्रॉस्ड बाय द फिनिश लाइन वॉज क्रॉस्ड बाय द एथलीट। रनिंग क्विकली, इसको साफ करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मेरे को खुद को नजर नहीं आ रहा। ऑलराइट, मॉडिफायर्स पे यहाँ पर रनिंग क्विकली, तेज दौड़ते हुए, कौन दौड़ रहा है तेज, एथलीट दौड़ रहा है ना, लेकिन अगर फिनिश लाइन के पहले मैं तेज दौड़ते हुए वाला वर्ड्स लगाऊंगी तो इसका मतलब फिनिश लाइन खुद दौड़ रही थी, ऐसा तो होता नहीं है, फिनिश लाइन थोड़ी ना दौड़ सकती है, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रनिंग क्विकली द एथलीट, LET, एथलीट क्रॉस्ड द फिनिश लाइन। समझ में आ गया, फुल स्टॉप, समझ में आ गया, गुड। ही गेव अ बुक टू द गर्ल विद अ रेड कवर, लड़की ने रेड कवर नहीं पहन रखा है, बुक के ऊपर रेड कलर का कवर चढ़ाया रखा है, ठीक है ना। ही गेव अ बुक विद अ रेड कलर, यहां पर बुक के बाद में टू द गर्ल, फुल स्टॉप। ही गेव अ बुक विथ अ रेड कवर टू द गर्ल। समझ में आ गया है ना। इन फ्रेजेस का मीनिंग उन वर्ड्स के लिए जो वहां पर प्लेस्ड नहीं है ना। मॉडिफाइज में हो सकता है प्रॉब्लम आए, मुझे बताना, मैं और एग्जांपल्स लेकर आऊंगी, वी विल गो इन मच डिटेल, और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउंस की मिस्टेक। प्रोनाउंस की क्लास में मैंने लिया हुआ है, अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। हिम ना होके ही होएगा, सीधा नजर आ रहा है। मी एंड शी वेंट टू द मार्केट, शी एंड आई लिखा था थोड़ी देर पहले ही मैंने, है ना। द बुक इज, अपोस्ट्रोफी हर्स ना आके डायरेक्ट हर्स आएगा, या फिर दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक, या फिर इट इज हर बुक, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस सही हैं। दिस इज बिटवीन यू एंड आई, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे, है ना। यहां पर मी वाला फॉर्म आएगा। एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर पेंसिल, अब यहां पर है हिज और हर, ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाता है, ये ही सही है। लेकिन आजकल आपको ये वाला फॉर्म भी देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस एवरीवन में हमें ये नहीं पता, यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, नहीं पता ना, इसलिए अपन हिज और हर लिखते हैं। आजकल क्या करते हैं, और जेंडर्स की कैटेगरी बन रही है तो हम देयर लिख देते हैं। हिज और हर में सिर्फ 2 जेंडर्स कवर हो रहे हैं, और देयर में और भी अगर जेंडर्स हैं तो कवर हो जाएंगे। लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिकल डिबेट ऑफ इट, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ओके, चलो ये प्रोनाउंस हो गए। 10वां देखते हैं डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का क्या मतलब होता है, इस नाम से पता चल रहा है एक ही सेंटेंस में 2 बार नो का यूज किया गया है। और नो का स्ट्रक्चर क्या था, एक ही बार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नो आएगा, ठीक है ना। आई डू नॉट नीड हेल्प विद माई होमवर्क, एक बार ना बोल दिया तो दूसरी बार एक ही सेंटेंस में ना बोलने का मतलब, सेंटेंस का मतलब खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2 बार माइनस अगर है तो 1 बार प्लस हो जाएगा, वो मैथ्स तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है, वो इंग्लिश में काम नहीं करता। शी कैन नॉट फाइंड हर कीज एनीवेयर, इसको क्या, नोवेयर को क्या लिखेंगे, एनीवेयर। और इसको क्या लिखेंगे, आई डोंट नीड एनी हेल्प, या फिर हेल्प विद माई होमवर्क। एनी ना लिखना चाहे तो भी सही है। ही नेवर सेड एनीथिंग अबाउट द मीटिंग, इसको क्या लिखेंगे, एनीथिंग अबाउट द मीटिंग। नेवर अपने आप में नो है, इसने कभी नहीं कहा, तो नेवर मतलब नहीं, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। तो नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। उसने अपनी मीटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वी डिड नॉट सी एनीबडी एट द पार्क, ठीक है ना। मैम आप यही वाले वर्ड्स क्यों चेंज कर रहे हो, आप इन वाले वर्ड्स को क्यों नहीं चेंज कर रहे, है ना। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, और स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर टुनाइट, सेम लॉजिक, सेम पैटर्न। सिंगल टाइम नो होगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ में, दूसरे नेगेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपको आजकल के जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह है, या फिर जो आप टीवी सीरीज देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो एक्टर्स होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। इन सेंटेंस को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि वो सही हैं,
वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। इससे दो मैसेजेस निकलते हैं। पहला मैसेज क्या निकलता है कि वो कम जानकारी रखते हैं इन चीज़ की, और दूसरा मैसेज क्या निकलता है, राइम, RHYME, जैसे राइम होता है ना पोएम में राइम होते हैं, लास्ट के वर्ड्स मैच कर रहे होते हैं, सुनने का तरीका उनका सेम होता है, बोलने का तरीका सेम होता है, लेकिन वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे। बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में काम आता है, लेकिन वो सेंटेंसेस सही नहीं है। पोएम अपनी अलग दुनिया होती है, ठीक है ना, कविताओं की दुनिया अलग होती है। कविता ये स्ट्रक्चर जरूर नहीं फॉलो करे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। डबल नेगेटिव के बाद में है आपके पैरेललिज्म के एरर्स। पैरेललिज्म का क्या मतलब होता है, एक ही सेंटेंस में मल्टीपल वर्ब्स का होना। अगर एक ही सेंटेंस में मल्टीपल वर्ब्स होंगी या फिर मल्टीपल पैटर्न के सिंगल वर्ड्स होंगे, सिंगुलर वर्ड्स होंगे, तो उनको यूज करने का उनका फॉर्म जो है वो भी सेम होगा, अलग अलग फॉर्म नहीं होगा। शी लाइक्स रीडिंग, जॉगिंग एंड कुकिंग। टू जॉग बीच में नहीं आएगा, ये बेस वर्ब में नहीं आएगा। अगर बाकी की वर्ब्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज कर रही हैं तो एक वर्ब बेस फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक है ना। सॉरी, ये जिरंड है, लाइक वर्ब तो आपकी ये रही है ना, VERB, वर्ब तो आपकी ये है, पसंद करना, ये सब आपके जिरंड्स हैं, ठीक है। इस नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, वर्ब जो भी बाकी के वर्ड्स होंगे वो सिमिलर फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना, सेम पैटर्न पे चलेंगे। ही वॉन्टेड टू विन द मैच, अर्न रेस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी। अब ये देखने में सही लग रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। वो क्या चाहते थे, टू। इस टू का यहाँ पर हिंदी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन टू का फॉर्म जो है इन बाकी की सपोर्ट वर्ब्स जो हैं उनको हेल्प करता है। ही वांटेड टू विन द मैच, टू अर्न रेस्पेक्ट एंड टू गेट पॉपुलैरिटी, ठीक है ना। माई हॉबीज आर स्विमिंग, डांसिंग एंड, टू पेंट नहीं होगा, पेंटिंग होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूं, मैं सभी फॉर्म्स को यूनिफाई कर रही हूं, है ना। द जॉब रिक्वायर्स अटेंशन टू डिटेल, हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड नहीं, क्योंकि वर्किंग हार्ड क्या है आपका कॉन्टिन्यूस का फॉर्म है। यहां पर अपन सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं ना। द जॉब रिक्वायर्स अटेंशन टू डिटेल, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। बी के साथ में ING कब आता है, जब कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है। कॉन्टिन्यूस का टेंस नहीं है, ये सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द जॉब रिक्वायर्स, इस वर्ड से अपन को पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ गई है, मैं वापस इस क्लास को रिपीट करवा दूंगी, ठीक है ना। अपन और डिटेल में चलेंगे, मैं इस क्लास को ब्रेक कर दूंगी, अपन खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ में चलेंगे। दे केम अर्ली, प्रिपेयर्ड वेल एंड वर टॉकिंग क्वाइट। दे केम अर्ली, प्रिपेयर्ड वेल एंड वर टॉकिंग क्वाइट नहीं होगा, क्वाइटली, है ना, या फिर स्पोक क्वाइटली, टॉक एंड वर एंड टॉक्ड क्वाइटली। क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। केम पास्ट फॉर्म, प्रिपेयर्ड पास्ट फॉर्म, तो फिर वर टॉकिंग पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, सिंपल पास्ट में रहना है तो टॉक्ड, वर टॉकिंग को हटा के टॉक्ड, और क्वाइट कोई वर्ड नहीं लगेगा यहाँ पे, क्वाइटली, चुपचाप, ठीक है। ओके चलो, कहाँ थे अपन, पैरेललिज्म पे थे। अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन। कुछ वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं कैपिटल होते हैं। एक रूल तो हमेशा फॉलो करना है कि सेंटेंस का जो भी फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बीच में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कैपिटल यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि या तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं, या तो नहीं, वो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन DELHI, दिल्ली का D कैपिटल। वी विल मीट ऑन ट्यूजडे। शी स्टडीज इन कैपिटल S, सेंट मेरीज, मेरी का M और हाई स्कूल का H और S। समझ में आ गया। ही रेड द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू जो है वो नाम है, न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द हिंदू, इसलिए इसका THEHINDU। समझ आ गया। न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। लास्ट ईयर आई, अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। आई बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। विजिटेड आगरा टू सी द ताज महल, फुल स्टॉप। गुड। इसमें तो मुझे लगता नहीं समझ में ना आने वाले कोई पॉइंट है। गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटलाइजेशन के बाद में है वर्ड ऑर्डर के एरर्स।
ऑलवेज शी इज लेट फॉर स्कूल। अब ये ऑलवेज अगेन सेम प्रॉब्लम चल रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ले इज। वर्ब क्या है, मेन वर्ब लेट फॉर स्कूल। ये आपका बेसिक सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इस ऑलवेज का क्या करें, हमेशा। हमेशा कहां आएगा, समझ में आ गया, बोलूं चलो बोल के बताती हूँ। शी इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा देर करती हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किस चीज की विशेषता बताता है ना, विशेषण किस चीज की विशेषता बताता है, शी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। आपकी वर्ब की स्पेशलिटी बताता है एडजेक्टिव। वर्ब की स्पेशलिटी क्या है, वर्ब क्या है, लेट, और स्पेशलिटी क्या है, हमेशा लेट। ठीक है, शी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। समझ में आ गया। ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो वर्क्स। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, पंक्चुएशन की प्रॉब्लम है। शी नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो वर्क्स। वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, वो काम भी करते हैं। ठीक है, वर्ड ऑर्डर, ओ सॉरी, नॉट ओनली होगा, मैं इसको पढ़ नॉट ओनली रही हूं, लिखा हुआ ओनली नॉट है, सॉरी। ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो वर्क्स। आई येस्टरडे वेंट टू द मार्केट। येस्टरडे बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, कई बार देख लिया है एक ही सेंटेंस का फॉर्मेशन। फिर से लिखें इसको, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। ठीक है, फुल स्टॉप। आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, है ना, गुड। टाइम वर्ड्स जो होते हैं वो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के बाद में आते हैं। अपन ने टेंसेस में पढ़ा था टाइम वर्ड्स की क्या महत्वता होती है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दे क्विकली फिनिश द वर्क एंड साइलेंटली लेफ्ट द रूम। दे फिनिश द वर्क क्विकली, उन्होंने काम खत्म करा जल्दी, उन्होंने काम जल्दी खत्म करा। ये क्विकली वर्क के बाद में आएगा। ठीक है, एंड साइलेंटली लेफ्ट द रूम, एंड लेफ्ट द रूम साइलेंटली लास्ट में आ जाएगा। लिख के देखें इसको, they finished the work quickly and left the room silently. Good, full stop. They left the work quickly, they finished the work quickly and left the room silently. यहाँ पर आपके विशेषण उन क्रियाओं के बाद में आ रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी विशेषता नहीं बता रहे, उनकी कंप्लीशन बता रहे हैं। ठीक है, द बॉय वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन स्मॉल। द बॉय वॉज प्लेइंग हैप्पीली, द बॉय वॉज हैप्पीली प्लेइंग, लिखूं इसको, द बॉय वॉज हैप्पीली प्लेइंग इन द गार्डन। अब ये स्मॉल क्या है, स्मॉल बॉय के लिए है, द स्मॉल बॉय। ठीक है, द स्मॉल बॉय वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। प्लेइंग हैप्पीली ये आपकी एडजेक्टिव आ गई, और स्मॉल जो है वो बॉय का एडजेक्टिव है, तो वो स्मॉल क्या है, लड़का छोटा होगा ना, ग्राउंड थोड़ी छोटा है, ठीक है ना, बच्चा छोटा है, वो बाहर खेल रहा है, वो खुशी खुशी बाहर खेल रहा है गार्डन में, तो द स्मॉल बॉय वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। ठीक है, ये अपने आगे वर्ड ऑर्डर के एरर्स। अब देखते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, किसी एक चीज को बार बार सेंटेंस में रिपीट करना रिडंडेंसी होता है, और रिडंडेंसी आपकी ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, यानी कि आपने एक ही बात को दो बार कह दिया। दो बार क्यों कहना है, एक ही बार कहना है। ठीक है, चलो, ही रिटर्न बैक होम आफ्टर द पार्टी। रिटर्न का क्या मतलब होता है, आप कहीं गए, आपने जो भी काम क्रिया करनी थी वो करा और वापस आ गए, इस पूरे प्रोसेस को रिटर्न कहते हैं। तो जब आप वापस आ गए ऑलरेडी है, तो फिर बैक क्यों आएगा। बैक का क्या मतलब होता है, वापस, और रिटर्न का क्या मतलब होता है, जाकर वापस आना, है ना। तो फिर ये वापस दो बार क्यों आएगा, नहीं आएगा। ही रिटर्न होम आफ्टर द पार्टी, बैक को अपन खा जाएंगे, आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज खा जाना है सब कुछ। प्लीज रिपीट अगेन व्हाट यू जस्ट सेड। रिपीट का मतलब क्या होता है, वापस बोलना, वापस। रिपीट और अगेन जो है वो सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, तो अगेन का कोई यूज नहीं है, अगेन को अपन यहाँ पर उड़ा देंगे। द एंड रिजल्ट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। एंड क्या होता है, अंत, है ना, कंक्लूजन, है ना, और रिजल्ट क्या होता है, कंक्लूजन। अंत में क्या पाया, वो क्या है, रिजल्ट।
तो जब एंड मेंशन्ड है तो रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट लिखना चाहते हो तो एंड हटा दो, द रिजल्ट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, तो एंड नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप रिटर्न हटाना चाहते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, ही केम बैक होम, वापस आया। बैक का क्या मतलब होता है, वापस, लेकिन आने वाला वर्ड तो लिखना पड़ेगा। गुड। वी ऑल गैदर्ड टुगेदर इन द हॉल, गैदर का क्या मतलब होता है, इकट्ठा होना, साथ में इकट्ठे हुए। तो अगर गैदर में साथ आ गया तो फिर टुगेदर नहीं आएगा। टुगेदर का क्या मतलब होता है, साथ आना, इसको भी खा जाते हैं। ठीक है, ओके। शी मेड अ न्यू इनोवेशन इन डिजाइन, इनोवेशन का क्या मतलब होता है, कुछ नया क्रिएट करना, है ना। साइंस में साइंस की दुनिया में कितने इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, कोई नया एक्सपेरिमेंट आ गया, या फिर कोई नया एलिमेंट ढूंढ लिया, या फिर कोई नया प्लैनेट ढूंढ लिया, है ना। ये सब क्या होते हैं, ये इनोवेटिव काम होते हैं, नए काम हो रहे हैं। तो जब नया ऑलरेडी इनोवेशन में है तो न्यू को खा जाते हैं। शी मेड एन इनोवेशन इन डिज़ाइन, अगर न्यू अपन हटाएंगे तो इनोवेशन का आई क्या है, वावल साउंड है और वावल लेटर है, तो फिर आर्टिकल क्या आएगा, एन। शी मेड एन इनोवेशन इन डिजाइन, अगर आप एन नहीं लिखना चाहते, यानी कि आप अगर इनोवेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं तो इनोवेशन को खा जाएंगे। शी मेड अ न्यू डिजाइन, इन नहीं आएगा, फिर शी मेड अ न्यू डिजाइन। इनोवेशन मतलब कोई नई चीज का एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट निकालना, तो अंदर रिजल्ट निकलता है, किसी चीज के अंदर से रिजल्ट आता है, इसलिए इन आएगा अगर इनोवेशन वर्ड है तो। अगर न्यू है तो इन नहीं आएगा। समझ में आ गया, ये अपन के रिडंडेंसी के एरर्स हैं। अब देखेंगे अपन क्लिशे और वर्डिनेस एरर्स। क्लिशे, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको ये बोलते हैं क्लिशे। ठीक है, क्लिशे का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला या जाने जाना वाला एक्टिविटी हो। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ में घूमने जा रहे हैं, तो जब आप उनको घर पिक करने जा रहे हैं तो आप उनके लिए फ्लावर्स लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं। ठीक है, आप बेल बजा रहे हैं, वो फूल लेकर खड़े हैं, तो फिर वो क्या बोलेंगी, वो बोलेंगी दैट इज सो क्लिशे, कि सब यही काम करते हैं। क्लिशे आर नॉट बैड, दे आर गुड, देयर इज अ रीजन दे आर क्लिशे। क्यों, क्योंकि वो अच्छे हैं, उनसे अच्छा लगता है, या फिर वो ऐसे रेगुलर काम हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, जैसे मूवीज के दौरान अपन क्या लेते हैं, पॉपकॉर्न लेते हैं, तो दैट इज सो क्लीशे, कौन टिफिन लेके जाता है, सब पॉपकॉर्न ही लेते हैं। ठीक है, कोई कई स्पेशल होते हैं, समोसे खाते हैं, हॉल में खुशबू हो जाती है, फिर खाने का मन करता है और पूरा का पूरा डाइटिंग का सिस्टम खराब हो जाता है। खैर, क्लिशे देखते हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू मेक अ डिसीजन। वर्डनेस से डरना नहीं है, वर्डनेस का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरे सेंटेंसेस की बजाय हम एक या दो वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वही वर्डनेस है और उसी को क्लिशे भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में। एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू मेक अ डिसीजन, अब समय आ गया है। एट दिस पॉइंट इन टाइम का ट्रांसलेशन क्या है, अब समय आ गया है। तो इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे फ्रेज को लिखने की बजाय अपन क्या लिख सकते हैं, वी नीड टू मेक अ डिसीजन। ये तो अपन ने बाकी का ले लिया, अब इसका क्या करें, एट दिस पॉइंट इन टाइम का अब समय आ गया है, तो इसको सिंपल वर्ड में लिखेंगे तो क्या आएगा, अभी, NOW फुल स्टॉप। ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम को मैंने वन वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। ये क्लिशे था, सॉरी ये वर्डनेस है, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, और वो क्लिशे है। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आज मैं जो पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपको नंबर ऑफ वर्ड से बचाना। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपके पास में आपको प्रेस ही लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अपन को 1/3 करना है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अपन स्किप नहीं कर सकते, या जिनको अपन को एग्जाम्पल नहीं लेना है लेकिन उनको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो नंबर कट जाएंगे। उस सिचुएशन में क्या करना है, इस तरह के जो फ्रेजेस है ना उनको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर मैंने 5 वर्ड्स की जगह 1 वर्ड यूज कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लिशेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्त को घुमाने ले जाओ तो उनके लिए फूल जरूर लेकर जाना। ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। ड्यू टू द फैक्ट दैट, बताऊं क्या लाएगा, सिंस इट वाज रेनिंग कॉमा वी स्टेड इनसाइड। सिंस का क्या मतलब होता है हिंदी में, चूंकि बारिश हो रही थी हम घर के अंदर ही रहे। ड्यू टू द फैक्ट दैट, 5 वर्ड्स 1 वर्ड से रिप्लेस हो गया। दैट इज सो क्लीशे, दैट इज सो, आई एम सो गुड। अच्छी हूं ना
मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं अच्छी हूँ, ठीक है। चलो, इन द इवेंट दैट ही अराइव्स लेट स्टार्ट द मीटिंग। इन द इवेंट दैट, वन वर्ड, इफ। अगर वो लेट आते हैं तो आप मीटिंग अपने समय पर स्टार्ट कर दीजिए, यही है। इफ ही अराइव्स लेट स्टार्ट द मीटिंग। इन द इवेंट, अगर ऐसा होता है कि वो देर से आते हैं तो मीटिंग चालू कर देना। इतने लंबी कहानी बोलने की बजाय अगर वो लेट आते हैं तो मीटिंग टाइम पे चला लेना, यही है। गुड। शी वॉज एक्सट्रीमली एंड अटरली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग डे। एक्सट्रीमली एंड अटरली की जगह अपन लिखेंगे वेरी। मिस्टेक करने का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। द रीजन वाई ही लेफ्ट इज बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल। Since he was unwell, comma, he left, full stop. Since he was unwell, he left. इस पूरे के पूरे सेंटेंस को मैंने 6 वर्ड्स में सबमिट कर दिया। 6 वर्ड्स हैं। द रीजन वाई ही लेफ्ट इज बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल। सिंस ही वॉज अनवेल, ही लेफ्ट। गुड। चलो, ये था अपना क्लीशे। अब देखते हैं अपन कंजंक्शंस में मिस्टेक्स। कंजंक्शन क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स। अगर वो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली लिखे गए हैं तो भी सही हैं, अगर उन सेंटेंसेस को आप जोड़ना चाहते हैं तो भी सही है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड द वर्क। ऑल्दो और बट का एक ही मतलब होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल्दो और बट का एक ही मतलब होता है, ठीक है। इसकी जगह और इसकी जगह किसी एक वर्ड को अपन रख सकते हैं। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ही फिनिश्ड द वर्क। ही वॉज टायर्ड येट ही फिनिश्ड द वर्क। ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड द वर्क। ही वॉज टायर्ड स्टिल ही फिनिश्ड द वर्क। इन सभी वर्ड्स का एक ही यूज है। जब एक ही वर्ड अपन को कनेक्ट कर रहा है तो अपन को इतने सारे कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। ही वॉज टायर्ड कॉमा येट या फिर स्टिल he finished the work। ठीक है, 1 घंटा हो गया, थोड़ी सी देर और पढ़ते हैं। he was tired yet या still he finished the work। एक कंजंक्शन यूज करेंगे सिर्फ। और कंजंक्शन आएगा तो कॉमा नहीं आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ कॉमा मेंशन किया है, कॉमा नहीं आएगा। कंजंक्शन का काम ही सेंटेंस को जोड़ना होता है, कॉमा का भी यही काम होता है। कॉमा को हम नेगेटिवली देखते हैं क्योंकि वो एक सेंटेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है। चलो, शी इज वेरी टैलेंटेड एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग बट केयरलेस। इसको लिखे सिंपली, शी इज टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग बट केयरलेस। दिस इज ट्रू, ठीक है ना। ये मेरे साथ भी लागू होती है बात, ठीक है। ओके, यस आई एम टैलेंटेड, है ना। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ऑल्सो की जरूरत नहीं है अगर आपने एंड लगा दिया तो, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या होता है? और। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? ये और ये दोनों, या ये और ये और ये और ये जितने भी हैं उन सबको एक जगह लेते हैं तो ऑल्सो लगाते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर अपन उड़ा देंगे क्योंकि अपन के पास में एंड है। बट केयरलेस ऐसा कैसे ले लेंगे? बट का मतलब क्या है? लेकिन। तो वो क्या है? टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्किंग है लेकिन केयरलेस हैं, ठीक है। ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज सिक। यहाँ पर पहली बात तो अपन को कंजंक्शन आ जाएगा तो कॉमा हटा देंगे। ही डिडंट अटेंड द मीटिंग एज ही वॉज सिक लिख दो। इसको और लिख सकते हैं, सिंस ही वॉज सिक, कॉमा ही डिडंट अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर मैं कंजंक्शन हटा दी, मैं पूरा का पूरा मैंने कंजंक्शन का कंसेप्ट ही हटा दिया। यहाँ पर मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, मीनिंग एक ही निकल रहा है। गुड। चलो, यू कैन चूज आइदर टी और कॉफी और जूस। जब आप आइदर लिख देते हैं तो आप या तो सिर्फ एक बार और यूज करते हैं या फिर आप आइदर को उड़ा देंगे और ही कॉमा लगा के यूज करेंगे। जैसे यू कैन चूज टी, यू कैन चूज आइदर टी, कॉमा कॉफी, कॉमा और जूस। आइदर के साथ में और एक ही बार आता है, नाइदर के साथ में नॉर एक ही बार आता है, बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। नॉट ओनली शी सिंग्स वेल, शी ऑल्सो डांसेस ब्यूटिफुली। इसको लिखने का तरीका, सिंग
हेल्पिंग वर्ब लेगा, टेंसेस की क्लास में याद करो, सिंग ये जो वर्ब है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है अपन। नॉट ओनली डज शी सिंग्स वेल बट ऑल्सो डांसेस ब्यूटीफुली। जो भी डांसर्स हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, बुरा मत मानना, जनरली मैंने देखा है कि डांसर्स जो है ना वो गाना बहुत खतरनाक गाते हैं, ठीक है ना, उनका गाना नहीं सुना जाता, और वाइस वर्सा बाय द वे, जो गाना अच्छा गाते हैं उनसे हिला डोला नहीं जाता। खैर, नॉट ओनली डज शी सिंग वेल, शी ऑल्सो डांसेस ब्यूटीफुली। यहाँ पर नॉट ओनली डज शी सिंग, हाँ सिंग्स वेल, शी ऑल्सो डांसेस ब्यूटीफुली। समझ में आया, ठीक है ना, ये अपन के कंजंक्शंस का प्रॉपर यूज। 17 देखते हैं, आपके कंपैरिजंस का पॉइंट है, लॉजिकल एरर। इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, टेंस सही है, ग्रामर सही है, इसमें यूसेज गलत है। हर कुकिंग इज बेटर देन हर मदर्स कुकिंग। मदर यहाँ पर प्लूरल नहीं है, मदर अपॉस्ट्रोफी एस है, यानी कि मदर की कुकिंग, ठीक है। दिस फोन इज चीपर एंड लाइटर देन एनी अदर फोन। जब अपन सिर्फ एनी फोन लिखते हैं तो उसमें दुनिया भर के सारे फोन आ जाते हैं, वो फोन भी आ जाता है जिस फोन के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं, इस फोन के अलावा जो भी फोन है, अलावा, इसलिए अदर आएगा, ठीक है। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट देन हिज ब्रदर इज। भाई से, भाई का जितना इंटरेस्ट है ना क्रिकेट में, उससे ज्यादा इंटरेस्ट इसे है क्रिकेट में, ठीक है। तो ब्रदर इज, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट देन हिज ब्रदर इज। ब्रदर भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। अगर सिर्फ ये सेंटेंस रहता तो इसका क्या मतलब है कि वो क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि अपने ब्रदर में, अपने भाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। ये नहीं कहना चाहते ना हम क्या कहना चाहते हैं कि ब्रदर को जितना क्रिकेट में इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट इसको क्रिकेट में है। क्लियर है, चलो। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, सेम वाला पैटर्न है, DELHI''S। दिल्ली के क्लाइमेट से ज्यादा जयपुर का क्लाइमेट अच्छा है। कौन बोल रहा है ये? दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं, मैं दोनों जगह रह रही हूँ। आई प्रेफर टी, इसको लिखने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। आई प्रेफर टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, ये भी सही है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ये भी सही है। देन तो गलत है, ठीक है ना, देन तो गलत है। देन कब होता है? जब आपकी चॉइस की बात नहीं होती है, आपकी एक्सप्रेशन की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर चॉइस की बात होती है, बात आ रही है, तो चॉइस में या तो आप इंस्टेड ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे या फिर आप टू एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। ये लर्न करने वाली चीज होती है, चॉइस में टू आता है, ठीक है। चलो, चीजों की चॉइस में। उसके बाद में है अपने पास में वर्ब फॉर्म, नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब फॉर्म की बात हो रही है। शी सजेस्टेड टू गो टू द पार्क। अब ऑलरेडी पास्ट है ना, टू गो नहीं आएगा, ये जिरंड है। हो सकता है ना समझ में आए, इट्स ओके, मैं क्लास लूंगी अलग से, मुझे बताना जिरंड नहीं आ रहे समझ में, ठीक है ना। शी सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क। सजेस्टेड जो है यहाँ पर सलाह जो है, वर्ब नहीं है, गोइंग यहाँ पर वर्ब है। उसने कहा, उसने आइडिया दिया कि पार्क चलते हैं। अल्टीमेटली वर्ब क्या होने वाली है? गोइंग। यहाँ पर गोइंग वर्ब का जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, वही है, इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जेरंड नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर जेरंड पहले से आता है तो आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई है, नहीं आता है मुझे कमेंट्स में बताओ। जेरंड और इन्फिनेटिव, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी फिर से क्लास लेंगे अपन। क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैंने क्या बोले? GERUND, जेरंड, और नॉन, सॉरी, दूसरा टॉपिक क्या है? इन्फिनेटिव, INFINITIVE। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। ये ऊपर वाला जेरंड है ना, ये इन्फिनेटिव है। डिसाइड जो है, फैसला लेना जो है, वो ऑलरेडी क्रिया हो गई है। अब यहां पर गोइंग नहीं आएगा, यहां पर टू गो आएगा।
आई नो, ठीक है, ये इन्फिनेटिव का फॉर्म है, क्योंकि डिसाइडेड का मतलब क्या है, ये काम ऑलरेडी हो चुका है कि उनको ये करना है, डिसाइड कर लिया है, फाइनल है, इसमें चेंज नहीं आएगा। सजेस्टेड में चेंज आ सकता है, सजेस्टेड में ओपन एंडेड है कि क्या पता वो पार्क ना जाएं। यहाँ पर गोइंग आएगा, जिरंड के फॉर्म जिरंड का फॉर्म लेगा वर्ब प्लस आईएनजी, और यहाँ पर टू गो आएगा जब इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव होता है यानी कि जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, तब आपका बेस फॉर्म में वर्ब आती है विद टू, ठीक है। ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस ही अपन को पता ही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, MEETING, मीटिंग यू, लुकिंग फॉरवर्ड, ऑलरेडी आपकी मीटिंग डिसाइडेड है, अब उत्सुकता है आपसे मिलने की, तो ये मीटिंग आएगा यहाँ पे, जिरंड का फॉर्म, मीट प्लस आईएनजी, आपका वर्ब प्लस आईएनजी। वी स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट, स्टॉप, आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपकी वर्ब इनफाइनाइट फॉर्म में है, इसलिए सॉरी आपकी वर्ब जो है वो डिसाइडेड है, इसलिए ये जिरंड फॉर्म में आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है, वर्ब रहेगी, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी जिरंड में होता है, और अगर इन्फिनेटिव सेंटेंस है तो वर्ब अपनी रॉ फॉर्म में आता है, बेस फॉर्म में आता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आए, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, टेस्टिंग सब कुछ देखेंगे अपन, मुझे बताना, ठीक है। इसकी क्लास लेनी भी है। अब उसके बाद में है एम्बिगुअस रेफरेंसेस। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, जिसके बारे में क्लैरिटी ना हो, जिसका मतलब अपन को पता ना हो, या जिसके बारे में बात हो रही है वो क्लियर ही ना हो, कि तीन लोग हैं, तीन लोग क्लास में जा रहे हैं और मैं किसी तीनों में से किसी एक का नाम लेती हूँ, और जो चौथा इंसान सुन रहा है उसको पता ही नहीं कि मैंने किसको बोला है, क्योंकि उसको उन तीनों स्टूडेंट्स का नाम नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम्बिग्विटी हो गया, जिसके बारे में जानकारी क्लियर ना हो। व्हेन सारा स्पोक टू एना शी वाज अपसेट, अब ये शी कौन है, या तो सारा हो सकती है या आना हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो ये आपकी मिस्टेक है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन एक्चुअली उदास है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। राज टोल्ड रमेश दैट ही वन द प्राइज, अब राज और रमेश दोनों ही मेल हैं, राज ने बताया रमेश को कि रमेश ने प्राइज जीत लिया, या फिर राज ने बताया रमेश को कि राज ने प्राइज जीत लिया, दोनों सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही मस्ट इम्प्रूव, या तो टीचर को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये ही क्लियर नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है, जहां पर मैंने प्रोनाउन यूज करी हैं, मुझे उन प्रोनाउंस की रेफरेंसेस का पता ही नहीं है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा, कॉमा से पता चलेगा, या फिर आपका जो प्रीवियस सेंटेंस है या जो फॉलोइंग सेंटेंस है उनसे पता चलेगा। द डॉग चेज्ड द कैट बिकॉज इट वॉज स्केयर्ड, बिल्ली कुत्ते से डर रहा था या कुत्ता बिल्ली से डर रहा था, हमें पता नहीं, कुत्ते भी बिल्ली से डरते हैं, जाना बहुत अजीब चीज होते हैं। आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, मैंने टेलीस्कोप यूज करके व्यक्ति को देखा, या व्यक्ति टेलीस्कोप यूज कर रहा था और वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है, दोनों गड़बड़, समझ में आ गया, गुड। एम्बिग्विटी के बाद में आता है आपका इडियम्स। कल परसों की क्लास थी इडियम्स की, इडियम्स सिखाए मैंने, है ना। इडियम्स में ही मेड अ फोटो ऑफ द सनसेट, अब इसको ना दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो मेक में पेंटिंग आएगा क्योंकि पेंटिंग बनाई जाती है ना, और फोटो ली जाती है, या फिर इसको टुक होएगा, फोटो के लिए टुक होगा, मेक के लिए पेंटिंग हो जाएगा, बाकी का सेंटेंस आपका वैसा ही रहेगा। तो अगर आपको पता है कि आपको पेंटिंग की बात करनी है तो आप मेक करेंगे, अगर आपको पता है कि फोटो की बात हो रही है आप टुक करेंगे, फोटो को लिया जाता है, पेंटिंग को बनाया जाता है। शी टुक अ डिसीजन टू मूव अब्रॉड, टुक अ डिसीजन की जगह अपन एक वर्ड यूज कर सकते हैं, शी, DECIDED, शी डिसाइडेड टू मूव अब्रॉड। दे आर प्लेइंग द पियानो, द नहीं आएगा, समझ में आ गया, दुनिया में एक ही पियानो नहीं है जिसको बजाया जा रहा है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने द डेफिनेटिव आर्टिकल नहीं आता। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, SEEING, अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने जिरंड और इन्फिनेटिव वाली स्लाइड पे, ठीक है। चलो, ही इज गुड इन सॉल्विंग पजल्स, ही इज गुड एट सॉल्विंग पजल्स, ठीक है। एट क्यों आया, क्योंकि पजल के अंदर घुस के उसको सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है ना, पजल को सॉल्व किया जाता है, एट। चलो, इडियोमेटिक के बाद में आपके आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट भी होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा प्रोनाउन लगेगा। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक्स, आजकल देयर सही है, गलत नहीं है, ठीक है।
ट्रेडिशनली इंग्लिश में दो ही जेंडर्स माने जाते हैं, मेल और फीमेल। आजकल क्योंकि जेंडर स्पेक्ट्रम की बात हो रही है इसलिए देयर भी ग्रामेटिकली सही है। प्योर ग्रामर के नज़र से अगर देखें, इंग्लिश ग्रामर की नज़र से देखें, हम उन डिस्कशंस को छोड़ दें तो हिज और हर आता है, ठीक है, दो ही जेंडर माने जाते हैं। समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला हियर, अगेन सेम इशू, हिज और हर, और देयर भी सही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन दे दे और बोले कि इसमें से मिस्टेक निकालो और सही आंसर क्या है वो लिखो, तो आपको हिज और हर लिखना है। गुड, चलो। नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव फिनिश्ड, ओह नहीं सॉरी, नहीं, ये सही है, हैज आएगा। हैज क्यों आएगा जबकि गर्ल्स क्या है, प्लूरल है तो हैव आना चाहिए। हैज क्यों आएगा, क्योंकि ये हैज इसके बारे में बात कर रहा है। नाइदर, दोनों में से एक ने भी नहीं किया, दो में से एक की बात हो रही है, किसी एक को पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसलिए हैज आएगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट ऑन टाइम, सेम प्रॉब्लम सेम मिस्टेक, ठीक है। नोबडी फॉरगॉट हिज और हर कीज टुडे, ये तो बहुत इजी था, बहुत इजी था, है ना। जेंडर स्पेक्ट्रम अपन सिर्फ सोशल लेवल पे रखेंगे, इंग्लिश ग्रामर में अपन जेंडर स्पेक्ट्रम की बात नहीं करेंगे, मेल और फीमेल की बात करेंगे। न्यूट्रल जेंडर इट फॉलो करेगा, कॉमन जेंडर आपका इट फॉलो करेगा। गुड, उसके बाद में है कंडीशनल सेंटेंस एरर्स। थक गए? नहीं ना, इजी है, आसान है, चल रहा है। गुड, अपन सारी कैटेगरीज देख रहे हैं, एक तरह से आपका रिविजन हो रहा है। ओके, इफ आई विल सी हिम आई विल टेल यू, एक बार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेंटेंस में, बार बार एक ही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं लगेगी, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस का टेंस पता चल जाएगा, वो ही फॉर्म करेक्ट है, ये फॉर्म गलत है। इफ आई सी हिम आई विल टेल यू, अगर मैंने उसे देखा मैं आपको बता दूंगी, प्लूरल में, सॉरी फ्यूचर में हो रहा है बात, ठीक है। अगर मैंने उसे देखा, अगर मैंने उसे देखा, ये क्या है आपका परफेक्ट फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूंगी, ये आपका सिंपल फ्यूचर है। If she studied hard, she will pass the exam. If she studied hard, studies, studies, ये पास्ट नहीं होगा अगर यहाँ पर प्लूरल फ्यूचर है, तो मैं प्लूरल और फ्यूचर में कंफ्यूजन कर रही हूँ आज। If she studies hard, she will pass the exam. अगर वो ठीक से पढ़ेंगी तो वो एग्जाम पास करेंगी, अगर वो ठीक से पढ़ती हैं तो वो एग्जाम पास करेंगी, ठीक है। ओके, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल गो टू द पार्क। टुमारो क्या है, आने वाला कल, फ्यूचर टेंस, तो विल आएगा, ठीक है। वी विल गो टू द पार्क। इफ ही वुड हैव नोन ही वुड हैव हेल्प्ड, इफ ही हैड नोन ही वुड हैव हेल्प्ड, अगर उसे पता होता तो वे मदद करते। वुड यहां पर पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव है इसलिए प्रेजेंट, वुड है इसलिए परफेक्ट, ठीक है। टेंसेस की क्लास है, डायरेक्ट टेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, ये आपका फैक्ट है। फैक्ट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करता है। फैक्ट क्या है, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा मतलब बॉइल्स, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। गुड, ये आपके हो गए कंडीशनल सेंटेंस एरर्स। इसके बाद में है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, सेंटेंस को तोड़ना। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, सो हटा के अपन यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, सो हटा के कॉमा लगा देंगे, अपन को सेंटेंस को ब्रेक करना है। शी लव्स टू रीड एंड हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, उसे पढ़ना पसंद है और उसके पास में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। एंड शी दोबारा नहीं आएगा, दोबारा अगर शी लाओगे तो या तो कॉमा लाना चाहिए या फिर आपको फुल स्टॉप लाना चाहिए। कॉमा काम नहीं करेगा क्योंकि सेंटेंस मीनिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। ओके, चलो। रनिंग थ्रू द पार्क ऑन अ रेनी डे, अब यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आपका सब्जेक्ट कहाँ है। ओके, सब्जेक्ट लिखो, आई वॉज रनिंग थ्रू द पार्क ऑन अ रेनी डे, या फिर आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक रनिंग थ्रू द पार्क ऑन अ रेनी डे, या फिर आई वॉज रनिंग थ्रू द पार्क ऑन अ रेनी डे, मैं दौड़ रहा था। ये तीनों सही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट चाहिए और आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं भी चलेगी लेकिन सब्जेक्ट तो चाहिए। गुड। हाँ, दे वेंट टू द मार्केट, दे फॉरगॉट टू बाय द मिल्क। दे वेंट टू द मार्केट येट
दे फॉरगॉट टू बाय द मिल्क, स्टिल दे फॉरगॉट टू बाय द, वो मार्केट गए फिर भी दूध लाना भूल गए, फिर भी, लेकिन, ये सब जो वर्ड्स हैं आपके कंजंक्शंस हैं, ये मिस हो रहे हैं यहाँ पे, ये आपको मेंशन करना है। फिर है आफ्टर द मीटिंग एंडेड, एंड हटाओ और कॉमा लगाओ, वी ऑल वेंट टू लंच। गुड, ओके, चलो ये अपने सेंटेंस फ्रेगमेंट्स थे। इसके बाद में ओके अपन ने कंप्लीट कर लिया, ओह गुड, ठीक है, ये सारे 23 हेडिंग है ना, और हर पेज पे अपन ने हर हेडिंग में 5 क्वेश्चंस को टैकल किया है। 115 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सवा घंटे में, ठीक है, सवा घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया, राइट, समझ में आ गए। इनके अलावा अगर कोई मिस्टेक होती है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी ध्यान देना है। मैं जितना डिटेल में जा सकती थी ना, मैंने आपको बताया है। आपके नाउन्स की मिस्टेक्स अपन ने हैंडल कर ली, आपके प्रोनाउंस की मिस्टेक्स अपन ने हैंडल कर ली, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की मिस्टेक हैंडल कर ली, है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फिर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैंडल कर लिया, सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट हैंडल कर लिया, अपन ने टेंसेस को चेक कर लिया है, ठीक है, अपन ने प्रेपोजिशंस देखे, है ना, अपन ने कंजंक्शंस देखे, उसके बाद में अपन ने मॉडिफायर्स देखे, है ना। हो सकता है आपको जिरंड और इंफिनिटिव्स में प्रॉब्लम आए, मुझे बताना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपन, अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे। जिरंड और इंफिनिटिव में अपन ने चेक किया, इसके बाद में अपन ने और क्या चेक किया था अभी अपन ने आर्टिकल्स देखे, है ना, अपन ने डिटरमाइनर्स देखे, अपन ने इडियम्स देखे, और अपन ने वर्ड्स का रिप्लेसमेंट देखा, और भी बहुत कुछ देखे हैं, 23 हेडिंग्स थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका ग्रामर बनाती हैं। थक गए आज? नहीं ना, सवा घंटा हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं, 1.5 घंटा मान लो यार, इतना तो चलता है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कहाँ है, चलो यहाँ पे आके छोड़ते हैं। गुड, समझ आया, है ना, इजी था। इसके बाद में अब मैं कल आपकी प्रेसी राइटिंग या लेटर राइटिंग किसी एक ऐसे टॉपिक को प्लान कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कुछ और पढ़ना है, कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट महसूस हो रहा है, तो मुझे बताओ। इसकी पीडीएफ और इसकी एक सैम्पल वर्कशीट, स्मॉल वर्कशीट, इसकी मैंने बहुत शॉर्ट रखी है क्योंकि ऑलरेडी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस चेक कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। सॉल्व करो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और डू टेल मी कैसा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं आ रही हैं, ओके।